सो गुड मॉर्निंग गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 8 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच उदार शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया। तो आंसर होगा मलेशिया। एक्सरसाइज का नाम है उदार शक्ति एक्सरसाइज 2024 जो कि एक वायुसैन्य अभ्यास है। 5 से लेकर 9 अगस्त 2024 तक इसका आयोजन किया जा रहा है। किस किस के बीच? भारत और मलेशिया के बीच। और कहां पे? तो कुआटन मलेशिया में। वैसे मलेशिया के साथ हम और भी एक्सरसाइज करते हैं। एक तो ये आपने देखा उदार शक्ति हो गया, एक हरिमऊ शक्ति भी करते हैं और एक समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज भी इस साल हमने मलेशिया के साथ ही किया था। चलो आप बताओ कहाँ पे किया था? ये जो समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज का आयोजन है भारत और मलेशिया के बीच में हुआ था, कहाँ पे हुआ था ये आपको बताना है। मैं अभी कुछ ही देर में इसका उत्तर भी आपको दूंगा, लेकिन पहले आप प्रयास कर लो अपने, क्योंकि अभी 2024 में जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हुई हैं सारी मैं आपको रिवाइज करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको मलेशिया ले चलता हूं घुमाने के लिए, ताकि इसकी स्टैटिक हम देख लें। तो ये रहा मैप में मलेशिया, कैपिटल कुआलालंपुर होती है और यहीं पे आपको बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। और यहाँ के करेंसी होती है मलेशियन रिंगिट। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम है और अभी राजा बने थे सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर उनका नाम है। चलो फिर मैं आपको 2024 की सारी मिलिट्री एक्सरसाइज रिवाइज करवाता हूँ जनवरी से ही, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना है। जैसे इस साल की जो पहली एक्सरसाइज थी वो डेजर्ट साइक्लोन थी, भारत और यूएई के बीच में हुई थी राजस्थान में। फिर सहयोग काजिन एक्सरसाइज हमने देखा भारत और जापान के बीच में हुआ चेन्नई में। अयुत्या एक्सरसाइज भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ। अयुत्या ये पहली बार इस एक्सरसाइज का हमने आयोजन किया था, पहला संस्करण था, याद रखना। साइक्लोन एक्सरसाइज इस बार इसका दूसरा संस्करण हुआ, ये भारत और इजिप्ट के बीच में। कहाँ पे? इजिप्ट में। खंजर एक्सरसाइज भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ, ये हिमाचल प्रदेश के बकलो में। स्टीड फास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज का आयोजन नाटो ने किया। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में हुआ, ये अरब सागर के ऊपर। सदा तनसीक एक्सरसाइज भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ, ये राजस्थान में। वायु शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन इंडियन एयरफोर्स ने किया, पोखरन राजस्थान में। मिलान एक्सरसाइज का आयोजन इंडियन नेवल फोर्स ने किया। लगभग 50 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। कहाँ पे? विशाखापत्तनम में। फिर दोस्ती एक्सरसाइज हमने देखा भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में हुआ, ये मालदीव में। समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज ये मैंने अभी आपसे पूछा था, भारत और मलेशिया के बीच में हुआ, ये कहाँ पे? विशाखापत्तनम में। सी डिफेंडर एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच हुआ, ये अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में। कटलेस एक्सप्रेस एक्सरसाइज ये बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया, लगभग 16 देशों ने, जिसमें भारत भी एक है। और कहाँ पे हुआ? सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया में। भारत की तरफ से आईएनएस तीर ने हिस्सा लिया। लिमिट ये एक्सरसाइज भारत और सेशल्स के बीच में हुआ था, ये सेशल्स में ही। टाइगर ट्रियम्फ एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच हुआ, भारत के पूर्वी समुद्री तट पर। गगन शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन इंडियन एयरफोर्स ने किया था। और धर्मा गार्जन एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में हुआ, राजस्थान में। डस्टलिक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ, ये उज्बेकिस्तान में। और सागर कवच एक्सरसाइज भारत के सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने इसमें हिस्सा लिया था, लक्षद्वीप में हुआ। और विक्टस हेज की बात करेंगे, अंतरिक्ष में पहले ये युद्ध अभ्यास होने की घोषणा की थी अमेरिका की स्पेस फोर्स ने, नाम है विक्टस हेज। पूर्वी लहर अभ्यास भारतीय नौसेना ने इसका आयोजन किया था, भारत के पूर्वी समुद्री तट पर। गगन स्ट्राइक सेकंड भारतीय सेना और वायुसेना ने आयोजन किया था, पंजाब में। शक्ति एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच हुआ था, मेघालय के उमरोई में। तारकश एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच हुआ, ये कोलकाता में हुआ। रेड फ्लैग एक्सरसाइज ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास था, बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया, भारत ने भी उसमें हिस्सा लिया। और कहाँ हुआ था? ये अमेरिका के अलास्का में, अमेरिका ने आयोजन किया। एक रिम्पैक एक्सरसाइज भी है, ये भी एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और इसमें भारत की तरफ से आईएनएस शिवालिक ने हिस्सा लिया था, ये अमेरिका के हवाई में हुआ था। जिमैक्स एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच हुआ था, ये जापान में। तरंग शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स इसका आयोजन कर रहा है, इस बार हमने पहली बार इसका आयोजन किया और 2 चरणों में हो रहा है, तमिलनाडु और राजस्थान में। हॉपेक्स एक्सरसाइज भारत और मिस्र के बीच में हुआ, ये कहाँ पे? मिस्र यानी कि इजिप्ट में। और मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ, ये थाईलैंड में। तो ये 2024 के सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मैंने आपको रिवाइज कराया, इनको ध्यान में रखना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी हाल ही में आपदा जोखिम के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस से समझौता करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा नागालैंड। तो अभी नागालैंड ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ एक समझौता किया है।
ये समझौता आपदा जोखिम का प्रबंधन करने के लिए, उसे कम करने के लिए ये एग्रीमेंट हुआ है। और इस तरह से आप कह सकते हो नागालैंड पहला राज्य बन गया है जिसने इस आपदा प्रबंधन बीमा को लागू किया। और ये बीमा 3 सालों के लिए है और ये बीमा पूरे नागालैंड को कवर करेगा। मतलब अगर कोई आपदा आती है, कोई डिजास्टर आता है जिससे नागालैंड की कोई नुकसान होता है, उसकी संपत्ति को कोई नुकसान होता है, तो उसका भुगतान SBI करेगा। ये इसका मतलब हो गया। बीमा का मतलब यही होता है। अच्छा, मैं आपको नागालैंड ले चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक होमवर्क प्रश्न दे रहा हूं आपको। आप बताएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अभी नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए थे। इंपॉर्टेंट नाम है, बताना। मैं आपको ले चलता हूं नागालैंड में। तो ये रहा मैप में नागालैंड। कैपिटल कोहिमा, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हो गए और गवर्नर हैं ला गणेशन। और हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड में ही मनाया जाता है। हर साल 1 दिसंबर को शुरू होता है, 10 दिनों तक चलता है। और आपको याद हो तो नागालैंड ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य बना था। और अभी लेटेस्ट नागालैंड को हमने पढ़ा था बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार भी मिला था। अभी 2024 में तीसरे जो नॉर्थ ईस्ट गेम्स हुए थे वो नागालैंड में ही हुए थे। वैसे नागालैंड से कौन सा देश सीमा लगाता है, तो आपको याद होगा म्यांमार लगाता है। और एक और पॉइंट याद रखना कि 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी कि 2011 सेंसस के अनुसार, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाला एकमात्र राज्य ये आपका नागालैंड ही है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको नागालैंड से बताए, सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, हम आगे बढ़े उससे पहले एक अपडेट मैं आपको दे दूं कि आपकी जो रिवीजन वाली क्लास आती है मॉर्निंग में 4 बजे वो आज नहीं आएगी। और जो टेस्ट सीरीज हमने आपकी स्टार्ट की है जिसमें 2024 के टॉप 50 क्वेश्चन का मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं, अभी तक उसके 2 सेट आ चुके हैं, तो वो भी आज नहीं आएगा। अभी तक आपने 2 सेट नहीं लगाए तो वो लगाइएगा, क्योंकि जब आप मुझे अपना स्कोर शेयर करते हो तो मैंने उसमें देखा है कि अभी तक शायद बहुत कम 1 या 2 जितने स्टूडेंट ने लगाए होंगे उसमें से 1 या 2 स्टूडेंट ही ऐसे हैं जिनके 45 से अबाव मार्क्स आए हैं। मतलब सबके ऑन एन एवरेज 30, 35, 40 के आसपास प्रश्न राइट होते हैं 50 में से। मैं यूं नहीं कह रहा हूं ये बुरा है, लेकिन यकीन मानो आपको और प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि आपको ये मान के चलना है कि जो प्रश्न आपके गलत हो गए, अगर एग्जाम में ये वाले प्रश्न आ जाते तो फिर गड़बड़ हो जाती। आप यूं नहीं देखो कि 50 में से मेरे 40 राइट हैं। अच्छी बात है 40 राइट है, लेकिन हमें ज्यादा फोकस उन 10 पे करना है जो आपके गलत हो गए। इसीलिए तो मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। प्रैक्टिस कह दो, ट्रेनिंग कह दो, इसीलिए होती है अपनी कमियों को दूर करने के लिए। आप में से जिन भी स्टूडेंट्स को लगता है ना कि हमें रिवीजन की जरूरत नहीं है, हमें तो सब कुछ आता है, तो एक बार वो टेस्ट जो मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं उसमें बेहतरीन टॉप 50 क्वेश्चन होते हैं आपके 2024 के ही। आप वो टेस्ट लगाओ और आप यकीन मानना जिस तरह से आपका एग्जाम में माहौल रहने वाला है उसी तरह का माहौल मैं क्रिएट करता हूं। आपको अपनी तरफ से क्या करना है, बस थोड़ा सा साइलेंट हो आपका एनवायरनमेंट, जहाँ पे भी आप टेस्ट लगा रहे हो ईयरफोन लगा लो या शांत कमरे में बैठ जाओ, कॉपी पेन लेकर के बैठो। मैं क्वेश्चन बोलूंगा, 5 सेकंड का वक्त दूंगा, आपको आंसर लगाना है। एग्जाम में इतना ही वक्त आपको देना है, आपको आंसर आए तो ठीक, वरना आगे बढ़ जाना है। और फिर देखो आपका क्या स्कोर रहता है, कितनों के प्रश्न आप लगा पा रहे हो, कितने प्रश्न आपको नहीं आ रहे, कितने गलत हो रहे हैं, कितने राइट हो रहे हैं। ये आपको खुद से एनालिसिस करना है, कोई और नहीं करने आएगा आपके लिए मेहनत, मुझे और आपको मिलकर करनी है आपके लिए मेहनत। तो उस टेस्ट सीरीज को बिल्कुल हल्के में मत लेना। देखो इस तरह से टॉप 50 करके मैं कुछ सेट्स आपके लिए लेकर के आऊंगा जिसमें 2024 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस तरह से कवर कर लेंगे 50-50 क्वेश्चन करके। और जब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो इन्हीं क्वेश्चन को मैं मिक्स कर करके फिर आपके सामने लेकर के आऊंगा, तो असली मजा तब आएगा। अभी तो अलग अलग क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको हर सेट में, तो जितने भी आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको आप ध्यान रखते जाओ, उनको याद करते जाओ, क्योंकि आंसर मैं हाथों हाथ बता रहा हूँ। तो आपका गलत हो जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपका आंसर गलत है, या आपको नहीं आया तो भी पता चल जाएगा कि इसका आंसर ये है, तो आप इसे याद कर लो। फिर जब भी ये क्वेश्चन आगे रिपीट होगा तब आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि फिर ये गलत नहीं होना चाहिए। अभी गलत हो गया कोई बात नहीं, लेकिन वापस से जब ये प्रश्न आपके सामने आएगा तब ये आपसे छूटना नहीं चाहिए। इस तरह की आपकी सोच होनी चाहिए, इस तरह से आपकी तैयारी होनी चाहिए, तब मजा आएगा एग्जाम में बैठने का। ठीक है, बाकी अभी 2 सेट अभी तक आ चुके हैं, वो नहीं लगाए तो लगा लेना। बाकी मैंने आपको बताया कि आज टेस्ट सीरीज नहीं आएगी और जो रिवीजन वाला वीडियो है वो भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा उसका कारण है क्योंकि कल ये नहीं मिला और इसका सारा टाइम मैंने वीकली वाला वीडियो बनाने में दे दिया। तो 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक का जो हमारा वीक है, फर्स्ट वीक, उसका वीडियो मैंने बना करके डाल दिया है।
वैसे कल शाम को ही डाल देता, लेकिन इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से नहीं अपलोड हो पाया, तो आज सुबह मॉर्निंग में 4 बजे वीडियो लगा दिया मैंने। तो वीकली के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें है, वीडियो देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। इस तरह का वीकली वाला वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा। वो बात अलग है कि अपने को चांस नहीं मिल रहा, अपने को एक्सपोजर नहीं मिल रहा, अपने को सपोर्ट नहीं मिल रहा, इसलिए अपने वीडियोस इतने चल नहीं पा रहे। लेकिन अगर आपको मिल रहा है तो आप उसका फायदा उठाओ, और प्लीज सपोर्ट जरूर करें अपने क्रिक एग्जाम चैनल को। अपने दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है। दिल से आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर करना प्लीज। चलो फिर अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में रिम्पैक 2024 में किस जहाज ने नौसेना गन फायर सहायता प्रतियोगिता, या इसे आप कह दो रोडियो ट्रॉफी, इसको जीता है? तो आंसर होगा INS शिवालिक। अभी रिम्पैक 2024 के बारे में मैंने आपको बताया था मिलिट्री एक्सरसाइज वाले प्रश्न में। अभी अमेरिका के हवाई में इसका आयोजन हुआ था। ये एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, इसका आयोजन अमेरिका करता है, और इसका फुल फॉर्म होता है द रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज। ये दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल मैरीटाइम वॉरफेयर एक्सरसाइज है। भारत ने भी अभी इसमें हिस्सा लिया था, भारत की तरफ से INS शिवालिक ने, और यहीं पे नौसेना गन फायर सपोर्ट कंपटीशन को जीत लिया है INS शिवालिक ने, और उसे मिला है रोडियो ट्रॉफी। मतलब जो इस प्रतियोगिता को जीतता है उसे रोडियो ट्रॉफी मिलता है। क्या होता है इस प्रतियोगिता में? इसमें जहाज को एक लक्ष्य पर सबसे पहले आयुध पहुंचाना होता है, आयुध यानी कि हथियार। तो जिस देश का जहाज सबसे पहले पहुंचता है उस लक्ष्य पे, उसे विजेता घोषित किया जाता है। तो INS शिवालिक यहाँ पे विजेता रहा, और उसने इस प्रतियोगिता को जीत लिया, और उसे ये रोडियो ट्रॉफी मिला है। ये प्रश्न है। INS शिवालिक से याद रखना, इसका निर्माण किसने किया था? मझगांव डॉक लिमिटेड ने। मझगांव डॉक लिमिटेड आपको याद होगे, अभी नवरत्न कंपनी का दर्जा इसको मिला था। बाकी ये भी देखो आप, INS तबर हमने पढ़ा था, अभी रूसी नौसेना दिवस परेड समारोह में इसने हिस्सा लिया था, और फिर रशिया के साथ समुद्री सुरक्षा अभ्यास में भी INS तबर ने हिस्सा लिया था। अभी 2-5 दिन पहले ही हमने पढ़ा है। INS संध्या की बात करेंगे, भारत का पहला सर्वेक्षण जहाज है ये, और INS अर्नला देश का पहला एंटी सबमरीन जहाज है ये। अच्छा, देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? INS विक्रांत है, ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे, अभी हाल ही में किस भारतीय को साउथ अफ्रीका 20 लीग का दूत नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा दिनेश कार्तिक को। तो भारत के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को अभी साउथ अफ्रीका लीग का दूत यानी कि एम्बेसडर बनाया गया है, और इस तरह दिनेश कार्तिक साउथ अफ्रीका में खेले जाने वाले इस फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट से जुड़ने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। दिनेश कार्तिक की बात करें तो अभी IPL 2024 में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए उन्होंने खेला था, और उन्होंने भारत के लिए आखिरी मैच 2022 में खेला था। ऑस्ट्रेलिया में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, वहां पे बांग्लादेश के खिलाफ उनका आखिरी मैच था। और इस साल हमने पढ़ा भी था कि उन्होंने अभी क्रिकेट से संन्यास भी ले लिया है। दिनेश कार्तिक के साथ केदार जाधव ने भी इसी साल संन्यास लिया था। और शिखर धवन याद है, अभी MotoGP इंडिया का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, तो इनका नाम भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में सभी फसलों को MSP के दायरे में लाने की घोषणा किसने की है? तो आंसर होगा हरियाणा ने। MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो अभी हरियाणा के जो मुख्यमंत्री नायब सैनी, उन्होंने सभी फसलों को MSP के दायरे में लाने की घोषणा की है। मतलब क्या होता है इसका? नाम से समझ में आ रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब इससे कम कीमत में किसानों को अपनी फसल की बेचने की जरूरत नहीं है। मान लो मार्केट में उस फसल के प्राइस नहीं मिल रहे हैं, जैसे कई बार हो जाते हैं ना, सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, कंजप्शन कम होता है। कई बार जैसे टमाटर हैं, प्याज हैं, किसान 2-2 रुपये किलो बिक रहे होते हैं। आप कई बार टीवी पे देखते होंगे, अखबार में पढ़ते होंगे, किसान इतने परेशान हो जाते हैं कि रोड पर फेंक के जाना पड़ता है कि 2 रुपये 1 रुपये किलो में क्या बेचेंगे। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस साल उत्पादन ज़्यादा हो गया, सप्लाई ज़्यादा हो गई, कंजप्शन तो उतना ही था, तो प्राइस ड्रॉप हो जाती है मार्केट में। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है कभी, तो सरकार किसानों से उनकी वो फसल खरीदेगी इस MSP पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। ये इसका मतलब हो गया। अच्छा, ये MSP डिसाइड कौन करता है? ये भी तो प्रश्न आएगा। तो आंसर होगा CACP, मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कृषि लागत और मूल्य आयोग इसका निर्धारण करता है, जिसकी स्थापना हुई थी 1965 में। ये भी मैं आपको बता दूं। वैसे वर्तमान में गवर्नमेंट 22 फसलों की MSP डिसाइड करती है,
और अभी हरियाणा सरकार ने भी कह दिया कि हम भी सभी 22 फसलों को एमएसपी के अंदर लाएंगे। अच्छा, एक प्रश्न याद रखना, अगर पूछे कि एमएस स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है, एमएसपी से संबंधित है। इसमें इस आयोग ने कहा था कि किसानों की लागत का 1.5 गुना एमएसपी मिलना चाहिए उनको। अच्छा, इन 22 के अलावा एक फसल ऐसी है जिसके लिए एमएसपी नहीं बल्कि एफआरपी होता है। एफआरपी मतलब फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस, उचित और लाभकारी मूल्य। कौन सी फसल? गन्ने की फसल। ये जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैसे हरियाणा की हम बात कर रहे हैं, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ होती है। चंडीगढ़ के भी एडमिनिस्ट्रेटर कौन बने? प्रशासक। चलो इसका प्रश्न आप बताना। अभी हमने पढ़े थे नए गवर्नर बने हैं 9 राज्यों में, वहीं पे ये प्रश्न मैंने आपको बताया था, तो अब ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो गया। बाकी मुख्यमंत्री हमने कहा नायब सैनी है और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं। ध्यान रखना ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं पहले बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा भारत में। तो अभी पहले बिम्स्टेक बिजनेस समिट का आयोजन भारत में किया गया। भारत में भी कहा? नई दिल्ली में। और इसका उद्घाटन किया, इस समिट का उद्घाटन किया हमारे जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर ने। और 6 अगस्त को ये शुरू हुआ, 8 अगस्त यानी कि आज तक ये चलेगा। इसका आयोजन किसने किया? तो विदेश मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के सहयोग से इसका आयोजन किया। और इस समिट का उद्देश्य क्या रहा? बिम्स्टेक ग्रुप के सदस्यों के बीच क्षेत्रीय व आर्थिक सहयोग को मजबूत करना। बिम्स्टेक की बात करें तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या होती है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। स्थापना होती है 1997 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ढाका, बांग्लादेश में। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? ये एक भारतीय हैं, याद रखना, इंद्रमणि पांडे इनका नाम है। और इस पद पर आने वाले ये पहले भारतीय हैं, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। और आपको याद हो तो इस साल के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि इस साल बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप 2024 का आयोजन ये फरवरी में हुआ था। कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो ये भी याद रखना। अच्छा, यहाँ पे इंडिया से संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। जैसे कि आपको याद होगा कि अभी भारत को 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष बनाया गया था। 2024 में यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता भारत ने की पहली बार। भारत में भी नई दिल्ली में हुआ। यह अभी 46 नंबर का इसका एडिशन था। और 2024 में वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली की मेजबानी ये भारत करेगा। और 2025 में FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप इसे भारत होस्ट करेगा। अभी भारत ने 2024 में ही 46 नंबर की अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक की मेजबानी भी की थी। भारत में भी कहा? कोच्चि, केरल में। और वर्ल्ड ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन इस साल नवंबर में होगा, गोवा में। भारत में होगा और भारत में भी कहा? गोवा में। तो भारत से ये सारे पॉइंट्स याद रखना, भारत इन सभी की मेजबानी कर रहा है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस बैंक ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसान का सम्मान नाम से कार्यक्रम शुरू किया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर बैंक ने। तो अभी जम्मू कश्मीर बैंक ने जम्मू कश्मीर के उन किसानों को सशक्त बनाने के लिए ये किसान का सम्मान नाम से कार्यक्रम शुरू किया है जिन्होंने बैंक के साथ अपने लेन देन में असाधारण वित्तीय अनुशासन और तत्परता का प्रदर्शन किया है। मतलब जिन किसानों ने लोन लिया था उसे टाइम पे जमा करा दिया, जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड का नवीनीकरण कराया, ऐसे किसानों को बैंक कई तरह के फायदे देगा। जैसे उन्हें और लोन प्रोवाइड कराएगा, इंटरेस्ट रेट में उन्हें 3% तक की छूट देगा, और भी कई तरह के फायदे दिए जाएंगे किसानों को। किसके द्वारा? जम्मू कश्मीर बैंक के द्वारा, किसान का सम्मान कार्यक्रम के तहत। जम्मू कश्मीर बैंक की बात करें, स्थापना 1938 में हुई। हेडक्वार्टर श्रीनगर में है। MD CEO बलदेव प्रकाश हैं। इसके फाउंडर कौन थे? महाराजा हरि सिंह थे। बाकी ऑप्शन पे देखो, HDFC बैंक अभी लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक ये बना था। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए इसने सेफ्टी रिंग लॉन्च किया था। और ICICI बैंक की बात करें तो विदेश जाने वाले छात्रों के लिए स्टूडेंट सेफिरो फॉरेक्स कार्ड इसने लॉन्च किया था। तो ये भी ध्यान में रखना, ये सारे बैंक न्यूज में थे, मैंने आपको बताए। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार से सम्मानित किया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो अभी आंध्र प्रदेश को पहली बार अंग दान और जागरूकता अभियानों में अपनी सेवाओं के लिए
ये जीवन दान पुरस्कार मिला है। अभी आपको याद है भारत में अंगदान दिवस मनाया गया था 3 अगस्त को, तो उसी अवसर पर ये पुरस्कार दिया गया इसे। तो किसे दिया गया ये पुरस्कार? आंध्र प्रदेश को। और क्यों दिया गया मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अगर मैं पूछूं वर्ल्ड ऑर्गन डे कब मनाया जाता है? विश्व में अंगदान दिवस हम मनाते हैं 13 अगस्त को, भारत में मनाया 3 अगस्त को। और अभी आपको याद होगा आंध्र प्रदेश के प्राकृतिक खेती मॉडल ने 2024 गुलबेंकियन पुरस्कार भी जीता था, पढ़ा था अभी हमने। अभी आंध्र प्रदेश ने NTR भरोसा पेंशन योजना भी शुरू की थी। बाकी आंध्र प्रदेश की बात करें तो कैपिटल अमरावती, मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू और गवर्नर S अब्दुल नजीर है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं अभी हाल ही में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 अगस्त को। हर साल 7 अगस्त को हम भाला फेंक दिवस के रूप में मनाते हैं। और आपको पता है क्यों मनाते हैं? हमारे जो भाला फेंक खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, उन्होंने 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक में भारत के लिए गोल्ड जीता था। कितनी दूर भाला फेंका था? 87.58 मीटर दूर। और ये भारत के लिए एथलेटिक्स में देश का पहला ओलंपिक गोल्ड था जो कि नीरज चोपड़ा लेकर के आए थे। तो उन्हीं के सम्मान में 7 अगस्त को ये राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाते हैं हम। अच्छा, वैसे 7 अगस्त को एक और दिवस हमने मनाया, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे। ये भी आप ध्यान में रखना। अभी आपको याद होगा 1 अगस्त को हमने 4 दिवस मनाए थे। पर्वतारोही दिवस मनाया, वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया, लंग कैंसर डे मनाया और एक मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया था। और 3 अगस्त को भारत में अंगदान दिवस के रूप में मनाया था। इसके अलावा एक दिवस हमारा और छूट रहा है यहाँ पे, उसे मैंने अभी एक आध दिन में कवर नहीं किया, मैं उसे कल कवर करूंगा, 6 अगस्त वाला दिवस। और 6 के साथ ही 9 अगस्त को भी हम कवर कर लेंगे, वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला में पूछ रहे हैं कि अभी पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय पहलवान को अयोग्य घोषित कर दिया गया? ये प्रश्न हमारे लिए बड़े दुख की बात है कि ऐसा हुआ। तो इसका तो उत्तर विनेश फोगाट हो जाएगा। देखो, हमारी ये भारतीय महिला पहलवान है विनेश फोगाट। महिलाओं की 50 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने अभी पेरिस ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया खेलने के लिए, लेकिन इस कैटेगरी में इनका अधिक वजन होने के कारण इनको पेरिस 2024 ओलंपिक कुश्ती प्रतियोगिता में अयोग्य घोषित कर दिया गया। और अधिक भी कितना अधिक? बहुत थोड़ा सा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया 50 किलोग्राम कैटेगरी में ये खेल रही थी, तो इनका वजन 50 किलोग्राम या उससे कम होना चाहिए था, लेकिन इनका जो वजन है 100 ग्राम अधिक निकल गया। तो नियम क्या कहता है? इनके नियम कहते हैं कि किसी भी प्रतियोगी का वजन जिस कैटेगरी में वो खेल रही है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो फिर उसे गेम से बाहर कर दिया जाता है। वैसे इनका वजन ज्यादा आ रहा था, इन्होंने रात भर मेहनत की, रस्सी कूदा, एक्सरसाइज किया, लेकिन कहते हैं ना जब किस्मत खराब होती है तो 0.1 मार्क्स से भी इंसान रह जाता है। तो यही इनके साथ हुआ। बहुत सारा वजन तो इन्होंने कम कर लिया था रात में एक्सरसाइज वगैरह करके, लेकिन फिर भी वो 150 ग्राम ज्यादा रह गया। अब कितने दुख की बात है। अभी अगर फाइनल खेलती ना, फाइनल था इनका, अभी अमेरिका की एक पहलवान है सारा हिंडर ब्रांट, उनके साथ फाइनल था। अगर वो फाइनल जीत जाती तो हमारे पास गोल्ड आ जाता, लेकिन सिल्वर तो पक्का ही था, पर न गोल्ड आया न सिल्वर, इन्हें बाहर कर दिया गया। इसीलिए मैंने कहा था बहुत दुख वाला क्वेश्चन है ये हमारे लिए। अभी 3 ब्रोंज के साथ 1 सिल्वर भी हो जाता हमारे पास। सिल्वर या जीतती तो गोल्ड हो जाता, अच्छी बात थी, मतलब 4 मेडल तो अभी तक हो जाते। देखो, विनेश फोगाट की बात करें, अर्जुन पुरस्कार 2016 में इनको मिला था, पद्मश्री 2022 में मिल चुका है इन्हें, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी इनको मिल चुका है 2020 में। और एशियन गेम्स 2018 में गोल्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला पहलवान बनी थी। हरियाणा से बिलोंग करती हैं ये। अच्छा, पेरिस ओलंपिक की बात हुई है, और जब भी पेरिस ओलंपिक का प्रश्न आया है, मैंने इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आपने पढ़े ना भी टुकड़ों में डेली करंट अफेयर्स की क्लास में, वो सारे एक साथ मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। आज मैं रिवाइज नहीं कराऊंगा, लेकिन आज मैं ये आपका टेस्ट ले लेता हूँ। यूं समझो कि आपका टेस्ट है। जो भी पेरिस ओलंपिक से संबंधित प्रश्न मैंने आपको रिवाइज करवाए हैं, आप खुद लिखने की कोशिश करो, क्योंकि अब तो मेरे को मानता हूं मैं रट गए होंगे आपको, और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि उन पॉइंट्स में से कितने आपको अभी याद है। फिर एक आध दिन बाद फिर पेरिस ओलंपिक का कोई प्रश्न आएगा, मैं आपको वहां पे रिवाइज कराऊंगा। तो जो पॉइंट्स आप भूल जाओगे उस समय उस पे फोकस करना कि कौन सा पॉइंट आप भूल गए थे। ये चीजों को याद करने का एक बेस्ट तरीका है कि अपना एग्जाम लो, अपना टेस्ट लो। बाकी ये था आज का आपका सेशन। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं 5000 लाइक का। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।
बाकी वीकली वाला वीडियो जरूर से देख लेना, मॉर्निंग में ही अपलोड हो चुका है। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे PDF वगैरह या वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाते हैं। क्योंकि अब अपनी एप्लीकेशन का इंतजार करना बेकार है, वो अब नहीं आ रही है। बहुत कोशिश कर लिया मैंने भी, प्ले स्टोर उसे पास नहीं कर रहा है, उसने उसे ब्लॉक कर दिया है। और हमारे एप्लीकेशन डेवलपर ने भी मना कर दिया है, हाथ खड़े कर दिए हैं। पैसा तो हमारा डूब ही गया है, लेकिन क्या कर सकते हैं। बाकी आपका समाधान मैंने निकाल दिया है, PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी और टेस्ट सीरीज में आपके लिए लेकर के आई रहा हूँ। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 7 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा था, एथलेटिक्स में पुरुषों की 3000 स्टीपल चेज फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए अविनाश सांबले। फिर पूछा, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया 7 अगस्त। फिर पूछा, अभी किस भारतीय कंपनी को पहली बार 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शामिल किया गया, HDFC बैंक। फिर पूछा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया, तो फिजी आंसर होगा। फिर पूछा, किस मंत्रालय ने ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को शुरू किया, तो गृह मंत्रालय ने। फिर पूछा, केंद्र सरकार ने किस राज्य के आदि चुंचनगिरी को मोर अभ्यारण्य घोषित किया, कर्नाटक। फिर पूछा, कीर सिटी को लॉन्च करने की घोषणा की कर्नाटक ने ही। फिर पूछा, 2023 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG आपूर्तिकर्ता सप्लायर बन गया, कौन, अमेरिका। और पूछा फिर, विश्व बैंक भारत में हरित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए कितने का ऋण देगा, $500 मिलियन। और आखिरी प्रश्न पूछा था, 33वें पेरिस ओलंपिक 2024 पर डाक विभाग के द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट में किस खेल को दर्शाया गया, तो 4 खेल थे वैसे तो टोटल, भाला फेंक, फील्ड हॉकी, नौकायन और टेबल टेनिस। तो चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में क्या पूछा था, न्यूज चैनल्स की सबसे बड़ी जो संस्था है NBDA, इसके अभी अध्यक्ष कौन बन गए, तो आंसर होगा रजत शर्मा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।